बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईरान इजराइल जंग एक ख़तरनाक मरहले के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुकी है। दोनों तरफ से अगर देखें तो मिसाइलों की बारिश हो रही है और ईरानी मीडिया हाउसेज जो है वो इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है। अभी से कुछ देर पहले ईरान के एक रियासी टीवी चैनल के ऊपर बाकायदा अटैक भी किया गया है। हालिया सूरत हाल कितनी गंभीर मजीद हो सकती है अगर ईरान इजराइल के दरमियान ये जंग तवालत इख्तियार कर जाती है। और इसमें सबसे एक और बड़ी और अहम चीज़ वो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का इस जंग के अंदर क्या किरदार होना चाहिए, मशरिक़ वस्ता की सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, ईरान और इजराइल के मामले के ऊपर क्या सोच होनी चाहिए और क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पूरे मामले के ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, 13 जून से इजराइल ने एक ज़बरदस्ती की जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की और तकरीबन 4 दिन से ये सारा मामला चल रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ दोनों फरीक़ैन आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है। आप हमेशा से कहते हैं इस जंग के शुरू होने से पहले से कि पाकिस्तान जो है उसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि जंग बिल्कुल हमारे दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दे रही है। इस पूरे अगर मामले को अगर आप देखें तो किस तरह से बयान करेंगे? जी, पहले तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सारे खित्ते के लिए, सारी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ईरान पे हमला हुआ है, हमारा तो बॉर्डर लगता है, तो हमारे तो दरवाज़े पे, हमारे घर पे जंग आ चुकी हुई है और जंग अभी जारी है। पता नहीं कितने दिन इसकी तौलत रहती है और इसकी क्या शक्ल निकलती है। उसके लिए हमें बहुत हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल भी अपने तमाम दाखिली मामला, छोटे मोटे मसाइल जो हैं उनको एक तो हल कर लेना चाहिए, दूसरा उनको फ़िलहाल उनके फोकस करने की बजाय इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बहुत ही असरात हैं जिसमें सारी दुनिया के अलावा हम भी लपेट में आ चुके हैं और मज़ीद आ सकते हैं। अब पहले ये है कि ये 3-4 दिन में हुआ क्या है, ये सारी 4 दिन की स्टोरी क्या है, कैसे ये हुआ। तो पहले तो ये है कि जुमे को जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब ये दुनिया भर के मुबसर ये कह रहे हैं कि ये इसराइल ने और वो अमेरिका को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं कि एक ईरान के साथ एक डिसेप्शन क्रिएट की गई, एक धोखा किया गया। धोखा ये 2 किस्म का, एक तो ये कि उनके साथ नेगोशिएशन ज़मान के अंदर जारी थी और जो है 15 तारीख को उसका अगला सिलसिला जारी था। ये तासुर दिया गया कि जनाब ये जब तक ये जारी है गुफ्तो शनीर तो ईरान पे हमला नहीं होगा। दूसरा ये तासुर दिया गया कि नेतन्याहू की और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो आपस में कशीदगी चल रही है। नेतन्याहू हमला करना चाहते हैं मगर वो ट्रंप जो है इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। तीसरा यह है कि इस दौरान में पूरी तैयारी की जा रही थी और अब जो सामने हकायक आ रहे हैं पता चल रहा है कि वो शायद 1.5 साल से इसकी तैयारी हो चुकी हुई थी। तैयारी ये थी कि जुमे को जो हमला किया गया उसको एलिस्टर जो क्रूक हैं, ये बरतानवी सफारतकार हैं रिटायर्ड, उनकी ये तजिया चल रहा था। उन्होंने कहा जी ये सिनर्जेटिक एक वॉरफेयर की गई कि ये एक बिल्कुल प्लान्ड एक तरीक़ाकार था कि इन्होंने ये किया कि एक तो ड्रोन्स इस्तेमाल, जिस तरह रूस के अंदर जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए थे तो वो पहले ही ईरान में पहुंचा दिए गए थे और वो उसी तरह ही रिमोट कंट्रोल के ज़रिए एकदम पैनिक क्रिएट किया गया और उसके ज़रिए सिविलियन आबादियों में स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स थे उनके ऊपर हमला किया गया। और इस तरीके से किया गया कि उनके जो एक आर्मी पोस्ट जिसके अंदर 8 कमांडर जो है उनके शहीद हुए, ईरान के साइंसदान और 8 कमांडर। और वो पब्लिक नॉलेज थी कि वो ऐलान कर चुके हुए थे कि उनकी वो वाली मीटिंग होनी है, कोई उसके लिए खुफिया इतला नहीं चाहिए थी। मगर वो क्योंकि ये एक माहौल बनाया गया था इस दौरान हमला नहीं होगा, तो वो एट द सेम टाइम उसी वक्त जो है कार बॉम्ब्स जो पहले ही फिट इन कर दिए गए थे ईरान की टेरिटरी के अंदर अपने आलाकार लोगों के ज़रिए, वो एक पैनिक क्रिएट किया गया। और साथ में ही उसके बाद ये फिर उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन के ऊपर जहाज़ों और मिसाइल के ज़रिए जो है ना हमला किया गया। मफरूज़ा ये था कि शायद इसके ज़रिए जो है वहाँ पे ईरान के ऊपर जो है वो एक रजीम चेंज हो जाएगी और बगावत हो जाएगी। अवाम जो है वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी रजीम के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े होंगे और तब्दीली
ऑटोमेटिकली रजीम चेंज हो जाएगी वहाँ पे, ये एक मफरूज़ा था। जबकि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं, उल्टा हो गया, बल्कि ईरानी कौम इकट्ठी हुई। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है, दोनों तवार से जो है ये कई लहरें मिसाइल की हुई। और जब ईरान ने 8 घंटे लगे, उन्होंने इसको कंट्रोल किया, अपना सारा ये जो डिसेप्टिव प्लान था इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के ज़रिए जो किया गया, बिल्कुल ये रूस वाले तरीके से वही टेक्निक की गई। और ये बताया जाता है कि उनका ख्याल है क्रूक साहब का कि ये कोई 6 साल की प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हो चुका हुआ था। वो जो है इस दौरान में जब वो हुआ तो उसके बाद ईरान ने जब हमला किया तो जो उनकी मिथ थी आयरन डोम की, पिछली दफ़ा भी जब ये हुआ था तो काफ़ी मिसाइल जो उनके उसको क्रॉस करके इस दफ़ा उसकी बाकी भी जो साख थी आयरन डोम की मज़ीद मजरूह हुई। और उसके अंदर दोनों ने एक ज़ाहिर एक दूसरे की कमियां देखी हुई थी। तो इस दफ़ा तेल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, यरूशलेम के इसराइली इलाकों के ऊपर वो क्रॉस करके तो ये इतलाएं हैं कि उनके जो स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर आर्मी के और वो नुकसान पहुंचाया गया। 26 के करीब बताया जा रहा है कि इसराइली मारे गए हैं। बड़ी कंट्रोल्ड अभी आमिर साहब जी, ये जो मैं बड़ी सेफ जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो सेफ किस्म के फिगर्स हैं वो दे रहा हूँ। और कोई 200-250 के करीब जो है ईरानियन, जिसमें बेताशा बच्चे भी शामिल हैं, उनकी शहादत हो चुकी हुई है। और इस वक्त पूरी दुनिया ज़ाहिर है एक जो है इस तलातम के ऊपर बहस कर रही है। इसके ऊपर अमेरिका के रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि वो ईरान का ये कहना है, इल्ज़ाम है कि ईरान बिल्कुल उसके अंदर शामिल है। उनका मिक्स्ड रिएक्शन रहा। मार्को रूबियो साहब ने शुरू में ये कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये यूनिलैटरल उनका फैसला था। बहरहाल हम इसराइल के साथ हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने शुरू में ये दिखाई, उन्होंने ये एक पहले अमरीकी सहाफ़ी से ऑफ कैमरा कही, फिर बाद में ये सुनाया जो आपने शुरू में कि उन्होंने कहा हमने 60 दिन का ये नोटिस दिया हुआ था ईरान को, 61 दिन पे ये वो हो गया। एक और बाद में जो दिखाएंगे ये भी कहा गया कि वो जो नेगोशिएटर्स थे उनको, अब वो करने वाले जो हार्ड लाइनर्स थे, उनको भी हमने मार दिया गया है। तो इसमें अब मामलात हैं कि ये आगे जाती है तो किस तरफ जाएगी, तो इसके क्या असरात होंगे। 2 नुक्ता नज़र हैं। एक ये नुक्ता नज़र है कि जी ईरान जो है वो बहरहाल क्योंकि इसराइल की बैकिंग अमेरिका कर रहा है तो कुछ अर्से बाद उनकी जो है सप्लाई लाइन के अंदर कमी आएगी और ये जो है इसका जो पेंडुलम है वो इसराइल की तरफ स्विंग करेगा, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं है, उसके पीछे अमेरिका तो डायरेक्टली है मगर यूरोपियन ममालिक भी जो हैं ज़्यादातर उनमें उनके साथ शामिल हैं। तो उनके पास अगर ये तवालत पकड़ती है जंग तो ये ईरान के लिए मुश्किलात होंगी। दूसरा नज़रिया ये है कि ईरान ने जो है ये जो मफरूज़ा था, एक तो उनके अंदरूनी खलफशार नहीं हुआ, वो मज़ीद इकट्ठे हुए हैं ईरानी कौम, और साथ में उन्होंने जो इसराइल की, ईरान ने कई साल तक इराक़ के साथ भी जंग की है, उनकी बर्दाश्त जो है उनके मुआशरे की और उनकी हुकूमत की और ईरान की वो बड़ी ज़्यादा है, वो स्टेमिना बड़ा है वो टॉलरेट करने का। तेल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। अभी उनके शहरी इलाकों के अंदर जो बताया जाता है नीचे आर्मी के हेडक्वार्टर वगैरह पे जो हमला हुआ है उससे ही वो पैनिक कर गए हैं। तो उनके लिए अगर ये 2-4 दिन भी और प्रेशर आया तो रजीम चेंज शायद इसराइल में हो जाए। पहले ही ये शक किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपने रजीम को बचाने के लिए कि ये कहीं बातचीत से कोई वो ना निकल आए। अब मज़ीद जो क्विकली मैं ये बता दूं कि अब जो देखने की चीज़ें ये हैं, क्या ये खित्ते तक फैलती है, क्योंकि ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर हमारे पे असरा ये हमला हुआ तो हम जो है खित्ते के अंदर बहरीन, कतर, जो कि सऊदी अरेबिया, यूएई में बेसिस हैं अमेरिकन, तो हम उन पे भी हमला कर सकते हैं। मगर अभी तक उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया है, हमला नहीं किया। दूसरी जो लास्ट बात मैं कर दूं, शायद अपने मेहमानों को हमारे लेना को ज्वाइन करवाएंगे, आप प्लीज कंटिन्यू। वो मैं बस ये कह दूं कि मजीद जो है ईरान ने अब ये है, क्योंकि ये पहला झटका जो है बर्दाश्त कर लिया है और वो अब जवाबी वार कर रहे हैं।
और बड़े ही जो नज़र आ रहा है इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जो मुबसरीन है वो ये कह रहे हैं कि बड़ा ज़ोरदार किस्म का उनका जवाबी हमला जारी है। और जो है ये देखना होगा कि जो दुनिया का यूरोपियन ममालिक तो ऑफ कोर्स जो है वो दरमियाना सा कर रहे हैं, वो मजम्मत कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने अपनी जोहरी उसके अंदर वो किया। मगर अब सवाल ये आ गया है क्या ईरान ने ऐलान किया है कि इशारा दिया है कि वो NPT से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो हम उससे दस्तबरदार हो सकते हैं। और तो क्या उससे दस्तबरदार होके किसी स्टेज पे, क्योंकि पुरानी गारंटियां ख़त्म हो गई, वो क्या न्यूक्लियर जोहरी असलहे की तरफ या धमाके की तरफ जाते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी वो दूसरा बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम हालत जंग में हैं। तो ये जो 15 तारीख को ये जो थी मीटिंग उसको कैंसिल, उनका फिलहाल हम वो भी नहीं करते हैं। तो आगे क्या ईरान के साथ कौन खड़ा होता है, पाकिस्तान की उन्होंने बड़ा सराहा है। हमारी पार्लियामान के अंदर से भी हमने रेजोल्यूशन बड़े दिए हैं, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी आया है, पाकिस्तान हुकूमत पर वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, और साथ में जो उनकी पार्लियामान के अंदर जो पाकिस्तान का शुक्रिया के नारे जो लगे हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में, एक तो हमने उनकी, क्योंकि हम इस वक्त वहाँ पे टेम्परेरी उसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो पहले दिन ही उनकी करारदाद हमने पेश करके उस पर गुफ्तगू करवा ली। दूसरा, हमें ये इतला नहीं है कि पाकिस्तान किस फॉर्म में और मदद कर रहा है, कुछ मुबशरीन इशारे कर रहे हैं, हम इस पोजीशन में नहीं है बता सके। तो मगर जो इतना तशक्कुर का इजहार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान ने और भी लफाजी के अलावा भी उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सामने हमारे चीजें हैं वो सिफारतकारी के जरिए ही पाकिस्तान जो एक मजबूत अपना पैगाम है वो ईरान की यकजहती के लिए भेज रहा है। आमिर साहब, अगर आप इजाजत दें तो अपने मेहमानों के साथ शामिल करते। अमेरिका से इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अवैस सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अमेरिका के किरदार और ईरान इसराइल जंग के हवाले से आमिर साहब, अवैस सलीम साहब की तरफ। जी, मैं अवैस, एक तो आप ओवरऑल के 4 दिन से लोग इतना तबसरे सुन चुके हुए हैं, तो बैकग्राउंड मैंने बस थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है। मगर अभी लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो क्या है कि अमेरिका का मिक्स्ड बयान आते रहे मुख्तलिफ उनके डिपार्टमेंट्स की तरफ से। मार्को रूबियो ने जिस तरह शुरू में कहा कि ये ईरान का यूनिलैटरल था, मगर थ्रू आउट उनके हर हुकूमत के हर मुबस्सिर ने और एहलकार ने, प्रेसिडेंट समेत जो है वो उनके साथ अपनी जो सॉलिडारिटी का तो बताया है। अब जो है पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन के हवाले से ये आया कि उन्होंने कहा था कि 60 दिन का वो जो है, हमने कहा था 61 के दिन जो है ये हमला हो गया। तो अब लेटेस्ट जो वो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब की तरफ से जो ये ट्वीट आई है कि वो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की उन्होंने सुलह करवा दी थी, ईरान और इसराइल की भी वो करवा पाएंगे। अब लेटेस्ट आपका क्या ख्याल है कि क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और आपकी को होस्ट का भी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, मैं ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसके कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करता हूँ जो इससे पहले हम खत्ते में सूरत हाल देखते रहे हैं, और फिर जो इसका सिलसिला जुड़ता है अमेरिका के इंटरनल डायनामिक्स से भी। हम सदर ट्रंप के इलेक्शन के बारे में उनकी कैंडिडेसी के दौरान भी बात करते रहे हैं। वो इन वादों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि वो यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे। वो बड़ी तनकीद करते थे इस बात पर कि अमेरिका जो है उस जंग में जो फंडिंग कर रहा है, जो हथियार दे रहा है, उसकी वजह से अमेरिका के अंदर माशी सूरत हाल खराब हो रही है। और जो इवन उनकी कोर सपोर्ट भी है, जो प्रो इजराइल भी है, जो आम वोटर है, उसका प्राइमरी एजेंडा इकोनॉमिक्स था। और यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो ये जंगें खत्म कराने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब बड़ी कैच 22 किस्म की सिचुएशन उनके लिए हो गई है कि न सिर्फ ये कि पहली जंगें उस तरह से बंद नहीं हुई, बल्कि ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। फिर जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था पैलेस्टाइन के हवाले से, वो भी अभी तक जो है वो काबू में नहीं आया, और उन्होंने कहा था कि मैं पहले दिन इसको बंद करा दूंगा। तो अगर तो फर्ज करें वो इस जंग में, ज़ाहिर है इसराइल के साथ एक बड़ा देरीना किस्म का ताल्लुक है अमेरिका का, वो फुल फ्लेज उसको डिनाउंस करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी कोर सपोर्ट भी शायद ये नहीं चाहेगी, लेकिन वो फुल फ्लेज उनके पीछे खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मतलब ये होगा इसराइल को खुली छुट्टी देना, नेतन्याहू को
के हवाले से हम इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो रिपोर्टिंग होती है उसमें ये बार बार आ रहा है कि वो शायद रोग हो गए हैं, वो अमेरिका के कहने पर उस तरह नहीं चल रहे हैं, वो जंग बंदी की बजाय जंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसको उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है इसराइल के अंदर, क्योंकि इसी बहाने वो अपने इलेक्शंस को डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पे इलेक्शन होते हैं तो उनकी भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं है तो शायद वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल है। फिर जो हमारे खित्ते के डायनामिक्स हैं, अब कोई भी जंग, जैसे आपने यूक्रेन या इसराइल या रूस की जंग देखी थी, या इवन अभी पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा रहता नहीं है। चीन और रूस और तुर्की हमारे खित्ते में बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका को उसका भी एक एहसास है। जिस तरह का रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरह जो हमने भारत को दिया था, अब ईरान ने दिया है, वो भी एक तरह से शॉकिंग है इसराइल के लिए। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए इस वक्त एक पोजीशन लेना। वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील हो जाए, बैकग्राउंड में यकीनन कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन क्या उस पर इसराइल मानेगा अपने एग्रेसिव डिजाइन्स के साथ? और अब जहां ईरान पहुंच गया है, उनके लिए भी शायद कोई गारंटियां लिए बगैर कोई इस तरह की डील करना इतना मुमकिन नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन इस बात पे लड़ा था कि वो जंगें ख़त्म कराएंगे। यूक्रेन की भी जंग कोई अभी तक जारी है और इसके अंदर भी एस्केलेशन आ गई है। यहाँ पे एक एहसास ये अब यह है कि उन्होंने एक डिसेप्शन का एलिमेंट था कि ये तासुर दिया गया कि नेतन्याहू जंग चाहते हैं, ट्रंप नहीं चाहते, और नेगोशिएशंस के दरमियान में ये हमला हुआ। मगर अब ये जो उनका बयान ऑन रिकॉर्ड आ गया, अगर इस पर ज़रा मुफस्सल तज्ज़िया करते हैं आमिर साहब, लेकिन हमारे दूसरे मेहमान सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार लंदन से सिकलैन इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद। सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। जी अवैस, मैं आपकी इजाज़त से सिकलैन से चाहूँगा कि सिकलैन, ये जो अभी हमने ट्वीट, शायद आपने इसकी आवाज़ ऑडियो सुनी होगी, ये वॉइस ओवर सुनाया है। ये अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो जो जिनसे हम नेगोशिएट कर रहे थे वो अब मर चुके हुए हैं, वो ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि मार दिए गए हैं। तो वो ये जो पहले ये तासुर दिया जाए कि नेगोशिएशन के दरमियान एक धोखे का एलिमेंट और डिसेप्शन का एलिमेंट है, तो अमेरिका जैसे मुल्क के लिए पहले ही क्रेडिबिलिटी की कुछ मसाइल हैं। इसके बाद क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पे गुफ्तगू कराने की, मुआहदे कराने की ओवरऑल क्या असरात पड़ता है, और ओवरऑल भी अपने व्यूज़ अगर जंग पे देना चाहें आप? देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की ताल्लुक़ है, ये क्रेडिबिलिटी बहुत अरसे से ख़त्म हो चुकी हुई है। ये बाराक ओबामा जैसे, जिसको एक अच्छा मुअज़्ज़ज़ सदर समझा जाता है, उसके ज़माने से ही ख़त्म होना शुरू हो गई थी। और उससे पहले हालांकि उसने कुछ जॉर्ज बुश के ज़माने के बाद कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी हुई। अमेरिका को कोई भी क्रेडिबल नेगोशिएटर या पार्टनर नहीं समझता। अमेरिका की ताकत बहुत है और हम अमेरिका की ताकत ही की वजह से सारी दुनिया जो है इस वक्त उसके चुंगल में है। वैसे जो ये स्क्लैन कह रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर इनका, या कह लें या आप दाद दे लें, उनकी प्लानिंग की इसराइल / अमेरिका कि उन्होंने रशियन स्टाइल में जिस तरह एम्बेडेड जो है ड्रोन्स को उसी तरीके से इस्तेमाल करा, और अब ये तरीक़ाकार बन गए पूरी दुनिया में। पता नहीं कहाँ कहाँ ये तरीका, इवन इंडिया, पाकिस्तान छोड़े यूरोप, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। एक असरात, इसके क्या असरात होंगे? दूसरा, खित्ते में अब ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हमला किया गया, अभी तक बताया जा रहा है कि वो बच गई, और अब ईरान कह रहा है कि हम NPT से दस्तबरदार हो सकते हैं, तो न्यूक्लियर एलिमेंट। तीसरा, खित्ते में जाहिर है आई एम श्योर हर मुल्क सहमा बैठा होगा, क्योंकि ये इशू था कि इसराइल किसी वक्त भी किसी उस पर वो भी मुल्क हमला कर सकते हैं, और ईरान की तरफ से भी ये इशारे पहले जंग से आए थे, जो अभी तक हुआ तो नहीं, कि हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये जो खतरात हैं अवैस, इसके मतलब ओवरऑल आप क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि मॉडर्न वॉरफेयर जो है ना, वो हमने ये पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज पे चला गया। बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है उसकी बात उस तरह से नहीं होती।
तो ये जो हम अब देख रहे हैं ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ, ये भी उसी तरह की कार्रवाइयाँ हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुई। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसराइल ने ईरान में 12वीं दफ़ा इस तरह की कार्रवाई की है, और इससे पहले आप भी जानते हैं ईरान जिस थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करता था, उन पर इल्ज़ामात भी लगते थे कि शायद वो अमेरिका के साथ मिलकर खेल रहे हैं। लेकिन अब ये कार्रवाइयाँ इस स्केल पर चली गई हैं और इस हद तक बढ़ गई हैं कि एक तरह से ये एहसास शायद उनको होने लगा है कि वी हैव नथिंग टू लूज। फिर अगर हम जिस बुनियाद पर यह हमला किया गया है कि वो जौहरी हथियार डेवलप कर रहे थे और वो इस हवाले से उनके डिजाइन कुछ अच्छे नहीं थे, बाय ऑल अकाउंट्स उनके अपने जो वज़राए खारजा हैं, जो उनके अहम ओहदेदार हैं, उनके बयानात इंटरव्यूज रिकॉर्ड पर हैं कि चीजें मस्बत तरफ जा रही थी और मुआहदे की तरफ जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद मेरी तो जाती राय ये है कि शायद ये खतरा पैदा हो गया था इसराइल को कि ये मुआहदा हो ही ना जाए, तो उसको सबोताज करने की एक तरह से कोशिश की गई है। फिर ये जो सकलैन साहब बात कर रहे थे ईरान के अंदर के डायनामिक्स की, वो बड़ा ठीक है, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उनके डायनामिक्स भी हमें देखने पड़ेंगे। अब 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं तकरीबन हर शहर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्हें एक डिक्टेटर कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो एक किंग स्टाइल की जो हुकूमत है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो हुकूमत छोड़ दें। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए इस वक्त कोई पोजीशन लेना। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसराइल की पूरी कोशिश है कि वो अमेरिका को खींच ले इस जंग के अंदर किसी तरीके से, और ये इसकी एस्केलेशन जो है वो बढ़ जाए। ये बड़ा ही सकलैन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसकी तवालत कितनी रहती है और ये क्या रुख ये जंग लेती है। जिस तरह आपने अभी फरमाया, आपने अभी कहा कि वो मफरूज़े जो थे कि बिल्कुल वो कमियां जो आइडेंटिफाई आपने अभी की कि अंदरूनी और बैरूनी खलफशार और ड्रोन हमले और कार बॉम्ब्स और ये दूसरे हमलों से मफरूज़ा ये था कि रजीम चेंज हो जाएगी, वो बहरहाल वो नहीं हो सकी। अब इसकी सस्टेनेबिलिटी की ईरान की क्या सिचुएशन है और इसराइल की क्या सिचुएशन है, ये अगर प्रलॉन्ग करती है? देखिए, मैं रिजीम चेंज की जो बात है वो ये इतना बड़ा एक डिल्यूशन है जो वेस्ट में पैदा हुआ है, और वो वेस्ट का अपना ही प्रोपेगेंडा है जिसको हम जैसे तीसरी दुनिया के जो दानिश्वर हैं, बाएं बाजू के या लिबरल्स हैं, उन्होंने ख़रीद लिया हुआ है। क्योंकि हमारा जो थिंकिंग माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल है पाकिस्तान ईस्ट जैसे मुल्कों का, ये बिल्कुल वेस्ट के मीडिया की फीड लेता है। इनको इंडिपेंडेंट सोचने की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा वो सोच रहे कि बस अब ये रजीम गई, अब ये रजीम रुकी। जो लोग ईरान के डायनामिक्स को समझते हैं उनको मालूम है कि रजीम चेंज इम्कान नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी मालूम है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इस वक्त जो नेतन्याहू ने जो रजीम चेंज की बात की, और आपके इल्म में है कि उन्होंने जो अपने ऑपरेशन का नाम रखा है वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा है। जी, जी। और इसकी वजह ये है कि लाइन जो था ये शाह ईरान के झंडे का निशान था, जो जिस पे अब उस लाइन की जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो उनके ख्याल में वो लाइन जो था वो शाह ईरान की बहाली है, यानी बादशाहत की, रॉयल्टी की बहाली है ईरान में। अब कौन अहमक है ईरान में जो रॉयल्टी की बहाली चाहता है? वहाँ पे शायद लोग रिफॉर्म्स चाहते होंगे। मैं सकलैन आपकी इजाज़त से अवैस से बड़ा अहम नुक्ता आपने कहा कि ईरान के रेजोल्यूशन के हवाले से, और वो पिट गई रजीम चेंज वाली थेरी भी, तो वो लोग बल्कि ईरानी कौम इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही है। इसराइल के में ये सकत शायद कम होगी, मगर अमेरिका उनके पीछे है। सो ये अब सवाल खड़ा होता है कि ईरान के पीछे कौन कौन आएगा। चीन ने बड़ी अनइक्वली जो है बड़ी सपोर्ट की है, रूस ने की है मजम्मत बहुत इसराइल की, यूरोप बाकी उसके एलाइज यूरोप की भी, अमेरिका की, मगर डायरेक्टली ट्रंप की जो है वो कंडेमनेशन मजम्मत नहीं की है। थोड़ा सा उन्होंने एक कैविएट रखा है। अब पाकिस्तान का भी इसमें आज तक हम बड़ा बैलेंस करते रहे,
मगर चूंकि जिस तरीके से ईरानी पार्लियामान में उन्होंने 4 मुल्कों की उनकी फॉरेन ऑफिस ने जो तारीफ की है, नंबर 1 पे पाकिस्तान को रखा है, फिर रूस, चीन और अलजायर को रखा है, तो उससे ये होता है कि पाकिस्तान ने शायद लफासी से ज़्यादा कुछ उनकी मदद की है। मेरे पास और आपके पास कोई सबूत नहीं है, मगर शायद क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर इसराइल का बहुत ज़्यादा ना सिर्फ के असला साजी के अंदर भारत के साथ मदद थी, उनके शवाहिद मौजूद आए, तस्वीरें आई कि उनका स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था इसराइल के गठजोड़ का। तो शायद पाकिस्तान जो अपने कद से ज़्यादा ईरान के साथ जो करने जा रहा है, रूस और चीन की मदद जो है, इस सारे को कैसे देखेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन में है अपने भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और फिर इस वक्त ये जो हमें ईरान का मसला नजर आ रहा है, और हमेशा से ज़ाहिर है हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि कोई हमें नजरअंदाज कर नहीं सकता, और दुनिया को भी हमारी जरूरत वक्तन फवक्तन पड़ती रहती है। हमने अब उन मौके का इस्तेमाल किस तरह से किया, अपना मफाद पेश नजर रखा या किसी और का, वो एक अलग बहस है, कभी और कर लेंगे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट है आउट इन द पब्लिक, वो मुझे लगता है करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात से, जो इतना आसान नहीं होगा। फिर अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और भारत के मुकाबले में ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान उनको भी खफा नहीं तो बिल्कुल वो तो शायद हमें मगर शायद जो मैं तो इससे हैरान हुआ हूँ कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने इतना सख्त स्टैंड जो है ईरान के हक में माजी में नहीं लिया, मगर जाहिर है रूस और चीन भी पीछे से रह के तो मदद करेंगे, शायद सामने आने का उनका कितना इम्कान है। अमेरिका तो डायरेक्टली आएगा, ऑलरेडी आ चुका हुआ है। जी, इससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आउट नहीं रह सकेगा। कोई भी ऐसी मदद जिसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का आंसर बाकी रहे, वो शायद पाकिस्तान जरूर करेगा। जी सकलैन, आप क्या कहेंगे? मैं एक बड़ी बुनियादी बात बता दूं, हमें क्योंकि हम तारीख बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ईरान का साथ ये कहना कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह ज़बरदस्त किया इतना इससे पहले नहीं हुआ, ये गलत है। ईरान का साथ और पाकिस्तान का साथ माजी में बहुत ही गहरा रहा है। मतलब 1965 की वॉर और 1971 की वॉर के दौरान पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे, चाहे वो फाइटर जेट्स हों यानी PAF के या PIA के पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये सब के सब उस जंग के दौरान ईरान शिफ्ट कर दिए गए थे ताकि वो महफूज रहें, बमबारी से बचें। तो ये एक गहरा ताउन रहा है, और उसके बाद भी भुट्टो के ज़माने में भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन क्योंकि उस दौर में भुट्टो की तरजीह शाह फैसल थे, लिहाजा वो उनके शाह ईरान से अच्छे ताल्लुकात थे। ज़ाहिर उस ज़माने में ईरान में एक रेवोल्यूशनरी रजीम भी नहीं थी, तो उन्होंने शाह फैसल को तरजीह दी थी, जिस पर शाह ईरान नाराज़ हुए थे भुट्टो से, और ही डिड नॉट कम टू इस्लामिक समिट इन लाहौर जो हुई थी 1974 में। फिर उसके बाद जो जनरल ज़िया उल हक आए थे, हालांकि ज़िया उल हक एक मजहबी शिद्दत पसंद थे और उन पर अमेरिका का दबाव भी था कि ईरानियन रेवोल्यूशन के खिलाफ वो फ़ाल हों। सकलैन की ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके यहीं से शुरू करेंगे बात, हमें ज़रा इजाज़त दीजिए। बिल्कुल, ये इसी नुक्ते से बात आगे बढ़ेगी। बहुत अहम गुफ्तगू चल रही है ईरान, इसराइल और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। सिकलैन इमाम साहब और अवैस सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकलैन इमाम साहब की तरफ हम थे। मैं पहले सिकलैन आपकी इजाज़त से अवैस से क्विकली, अब हमारे पास आखिरी सेगमेंट है, 3-3 मिनट सबके पास होंगे। अवैस क्विकली आपसे कि ये जो इनिशियल सक्सेस के बाद इसराइली, जिस तरह सिकलैन कह रहे थे, अपने को जो मेन उनके टारगेट थे न्यूक्लियर उसको तबाह करने के, और जो है कुछ कमांडर्स को शुरू में उन्होंने ज़रूर उनके शहीद कर दिया, मगर बाद से वो ईरान थोड़ा सा अमेरिका के अंदर जो है उनके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो प्रेशर्स उसके साथ अब आ रहे होंगे। एक तो जो आपने जिक्र किया कि उनके इलेक्शन के वादे थे कि वो जंग बंदी करें,
करेंगे, वो वाला एक केस आ रहा है। दूसरा ये है कि अगर रूस और चाइना इनडायरेक्टली भी इसको हेल्प करते हैं तो वो एक तवालत की तरफ जाके, और तीसरा ये है कि खित्ते के अंदर जो है वो भी जो एलाइज हैं अमेरिका के वो भी एक टेंशन में मुब्तला हैं। तो किधर आप जाता मामला देख लेंगे अमेरिका के हवाले से? देखिए, अमेरिका के अंदर तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस हवाले से मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो इस वक्त किसी के काबू में नहीं है। ये दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर समझते हैं जिनके लिए डील करवाना बहुत आसान है। हर चीज़ जो उनके मुंह से निकलती है या वो कहते हैं वो बिग एंड ब्यूटीफुल होती है। एक ज़माने में उन्होंने आर्ट ऑफ द डील के नाम से एक किताब भी लिखी थी। तो अपने मुतल्लिक ही थिंक्स वेरी हाई ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन अगर आप देखें इलेक्शन से पहले जो उनका ख्याल था कि बड़ी आसानी से वो मनवा लेंगे इसराइल से कि गजा में जंगबंदी हो जाए, और उन्होंने इस हवाले से क्रेडिट लेने की भी कोशिश की, हालांकि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान था जो दिया गया था और बाद में उस पर अमल हुआ, अगरचे पूरी तरह नहीं हो सका। तो ख्याल ये था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो लोग भी पिक किए गए, जो उनके दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जैरेड कुशनर, उनके वालिद को सफीर बनाया गया इसराइल के अंदर के, जी वहाँ से लोगों को हम आसानी से इनखला करा देंगे, अमन हो जाएगा, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाएंगे, लोग जाया करेंगे और वहाँ पे जो है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा करेंगे। वो सारा कुछ उस तरह से नहीं हुआ। इतने कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं, जो तारीखी मसाइल हैं, उनके इतने सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस नहीं हुआ करते। इसी तरह की बातें अब वो ईरान के हवाले से भी कर रहे हैं कि दोनों मुल्क बैठे और डील कर लें आपस में। इसराइल और ईरान की मजबूरियां उस तरह की नहीं हैं जिस तरह की भारत और पाकिस्तान की थी, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप साहब ले रहे हैं। जी सक्लैन, क्विकली कि ये बिल्कुल ही आसान फैसला नहीं है इसको तवालत देने में, ओपनली सपोर्ट करने के मज़ीद आने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर स्टेट्स ऑफ हुर्मुज़ रुक जाती है, तेल की कीमत पहले ही 7-8% बढ़ गई है और ख़ित्ते में ये तवालत ले लेती है जंग या दुनिया की आलमी असरात भी आते हैं, तो ये कितना मुश्किल फ़ैसला होगा उनके लिए? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो उस वक्त बंद होगी जब अमेरिका की बराह रास्त फौजी कार्रवाई होगी ईरान के ख़िलाफ़, उस वक्त ये बंद होगी। इसराइल इतनी ताकत नहीं है कि जो जिसके लिए ईरान इतना बड़ा स्टेप लेगा। वॉर ऑफ एट्रिशन में इसराइल मुसलसल बॉम्बिंग कर सकता है जो ईरान बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि अब ईरान में एक ख़ास किस्म की एक रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी हुई है, और रेजिस्टेंस बहुत अहम चीज़ होती है। आप ये देख लीजिए कि गज़ा में 55 हज़ार लोगों की हलाकतों के बावजूद और 1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद लोग हमास के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि हमास उनके एक नेशनल जो आप कह लें कि जो ईथॉस है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह अब हमले के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है ये ईरान का नेशनल ईथॉस है। इसमें वहाँ का लिबरल, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, मुल्ला, गैर मुल्ला सब साथ हैं। तो ये जंग तवील होगी और अमेरिका अगर आएगा तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से पहले ही जो अमेरिका को या इसराइल को एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि ईरान को इतनी आसानी से वो निगल नहीं सकते जिस तरह कि उन्होंने गज़ा को किया था। वो तेहरान की गलियों को रबल्स में, खंडरात में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन लोगों की रेजिस्टेंस नहीं ख़त्म कर सकते। ये बहुत ताकतवर मुल्क है एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंट्स ऑफ गज़ा। गज़ा के लोगों को तो आपने कई 2 दहाइयों से रखा हुआ है, उनको सीज, अंडर सीज महसूर रखा हुआ है, और उससे पहले उनको ऑक्यूपाइड लैंड में था। जब हम कहते हैं ना उन्होंने 2006 में एरियल शरोन ने विड्रॉल कर ली थी, तो वो विड्रॉल नहीं थी, वो ये थी कि अंदर गलियों में उनके लोग मर रहे थे, सोल्जर्स मर रहे थे, उन्होंने बाहर निकाल के कहा कि बाहर का सरहद यानी गज़ा का जो बाउंड्री बनती है ब्रीफ ये है कि इस वक्त ईरान मैक्सिमम अब हमले करेगा, और अभी हमलों की इब्तदा है। अभी तक वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के मिसाइल्स इक्का दुक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसका वक्त आने वाला है जब वो 1,500 किलो वॉर हेड्स वाले मिसाइल्स मारेंगे डायरेक्टली, जिससे बर्बादी नजर आएगी। एक तरफ से ये आ रही है कि ईरान अभी तक जो है ना अपने पुराने मिसाइल तक यूज कर रहा है, सुपरसोनिक और असल उन्होंने बचा के रखे हुए फॉर लार्जर वॉर। दूसरी तरफ जिस तरह जनरल कैरेला की तरफ से वो आया कि जी हम मोएब जो है अपने हम भी अगर इस्तेमाल कर
सकते हैं, वो उधर से भी इशारे हैं। मगर अगर तवालत ये जंग की होती है तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड और तेल का जिस तरह मैंने जिक्र किया, यूरोपियन यूनियन भी परेशान होगी और रूस को महंगा तेल होने की सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसका यूक्रेन पे भी असर पड़ता है, चीन भी आ जाता है, हम सब भी और खित्ते के लोग भी आते हैं। क्विकली इसको सम अप कर सकें। अगर बताएं। देखिए आप सॉरी, डायरेक्ट जो इसका नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वादे पर आए थे कि पहले दिन मैं कीमतें कम करवा दूंगा, और अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है और अमेरिका के अंदर तेल की और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो आज की तारीख में आप ये बात लिख के रख लें कि जो वस्त मुद्दती इंतखाबात होते हैं उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हिमायती उम्मीदवारान जो हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। सही है, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, बेहद शुक्रिया सिकलैन इमाम साहब का भी, डॉक्टर अवैस लीम साहब का भी, थैंक यू सो मच। लेकिन आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बात ये चल रही है कि अमेरिका की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ईरान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, ईरान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब मुज़ाकरात ही बिल्कुल ख़त्म हो गए, शरीक जुर्म हो गया अमेरिका इसराइल के साथ, तो मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से जंग? वो तो हमारे पास टाइम नहीं है, वरना अगर वो दिखाया जा सके कि ईरान की तरफ से ये मुज़ाकरात ये मेरे पास 3 मिनट आखिर में दिखा दीजिएगा। मैं क्विकली कह दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतने ज़्यादा वेरिएबल्स और फैक्टर्स हैं कि इस जंग के जो जिसके हवाले से दिखाया जा सकता है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दोनों मुल्कों की आगे ये जंग किधर जाती है। क्या ईरान जो कि वो कह रहे हैं कि हमने अभी सुपरसोनिक बचाए हुए हैं, और वो उनको इसलिए भी वो कह रहे हैं बचाए हुए हैं कि वो रखा हुए हैं उन्होंने कि अगर ये जंग तवील होती है और खित्ते में बढ़ती है, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, तो कुछ चीज़ें अमेरिकन बेसिस के लिए या अमेरिका के इलाके के अंदर जो एसेट्स हैं उसके लिए भी वो रखी सकती हैं। अमेरिका क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, सो हर मुल्क अपने मुफाद के मुताबिक देख रहा है, क्योंकि तवालत के साथ जिस तरह हमने कहा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सारी दुनिया को उससे फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका को और चीन को सबसे ज़्यादा पड़ेगा, तेल की कीमत से जो है फिर सबको फ़र्क पड़ेगा। फिर ये इसके जो जोहरी उसका इम्कान है कि किसी स्टेज पे अगर जो है इसराइली फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी ख़तरात हो सकते हैं कि ये ताबकारी अभी तक नहीं निकली किसी और हमले के अंदर, ईरान की अंदर किसी उनकी न्यूक्लियर में अभी तक तो इत्तलाएं हैं कि उनके एसेट बच गए हैं, अभी तक तो ये है। मगर इसराइल के भी जो अभी ईरान अगर उधर उनके न्यूक्लियर एसेट पे हमला करता है तो वहाँ भी ताबकारी होती है। किसी स्टेज पे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर अगर कोई इसराइल न्यूक्लियर भी एलिमेंट इसके अंदर ले आता है तो ये किसी हवाले से भी बड़े इसके एंगल्स हैं जिसके ज़रिए ये ख़तरात बढ़ सकते हैं। मगर बातचीत जो है फ़िलहाल ईरान के लिए मेरा ख्याल बड़ा उन्होंने इशारा भी दिया, क्लियरली कहा है कि पहली बातचीत के दौरान उनके साथ ये धोखा हुआ। तो क्विकली मैं ये दिखा दूं कि अभी तक वो अगर आप एलिस्टर क्रुक साहब का दिखा सके कि उन्होंने अभी तक जो ईरान को इसके अंदर एक एडवांटेज हुई है, अभी हमने आमिर साहब दिखाया क्विकली बस ये है कि वो ये उनका लुबल लबाब ये था कि ये पहला जो मफरूज़ा था कि इसके बाद ईरान के अंदर बगावत हो जाएगी और लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल आएंगे। उल्टा हुआ है, लोग ईरानी लोग इकट्ठे हो गए हैं और ईरान जो है अभी ये इस बात का ज़्यादा खदशा है कि ईरान इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता है बजाय इसके कि इसराइल क्या करता है। अभी ईरान के अंदर से बगावत तो नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि हम मुज़ाहमत ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।